नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए नैनीताल पूरी तरह से तैयार है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त भी रहने वाला है। पूरी तरह से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां बता दें मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा में बता दें शामिल होंगे। साथ ही दोपहर 2:20 पर उनका कार्यक्रम आर्मी हेलीपैड पर रहेगा। फिर दोपहर 3:15 पर मुख्यमंत्री पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विदाई भी देंगे। आज के कार्यक्रम को लेकर बता दें प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह तैयार है। तो मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। बता दें राजनाथ सिंह का ये भव्य स्वागत होने वाला है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री 3-4 दिनों से या यूं कह लीजिए 1 महीने से लगातार तैयारियों में थे। खुद वो जाकर सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे थे। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने की सभी तैयारियों की जानकारियां भी वो लगातार खुद देते नजर आए हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बता दें हल्द्वानी से खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नैनीताल जिले के दौरे पर रहेंगे। वे हल्द्वानी में बता दें एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। ये कार्यक्रम राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर बता दें ये रखा गया है, जिसका बड़ा आयोजन अब होते दिख रहा है। जानकारी के अनुसार बता दें उनका सैनिक स्कूल गोड़ा खाल जाने का कार्यक्रम रद्द भी कर दिया गया है। साथ ही 12:40 पर आपको बता दें आर्मी हेलीपैड वो पहुंचेंगे। फिर 12:55 पर एमबी इंटर कॉलेज मैदान पहुंचकर जनसभा को वो अब संबोधित भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें दोपहर 2:15 पर वापसी करेंगे, जहां और 3:25 पर दिल्ली के लिए राजनाथ सिंह रवाना हो जाएंगे। इस दौरे पर सभी की लगातार नजरें टिकी हुई हैं। हल्द्वानी में बड़ी जनसभा बता दें आयोजित होने वाली है, जिसका संबोधन खुद राजनाथ सिंह करने वाले हैं। मुख्यमंत्री लगातार चीजों का जायजा लेते हुए नजर आए। सरकार के 4 साल पूरे होने पर बता दें ये बड़ा खास कार्यक्रम रखा गया है। सैनिक स्कूल गोड़ा खाल जाने का कार्यक्रम, साथ में बता दें ये तैयारियां बहुत दिन से चल रही थी, जिसको लेकर अब ये कार्यक्रम भी फिलहाल रद्द होता नजर आ रहा है। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में बता दें जनसभा ये आयोजित होने वाली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है हरिद्वार से, जहां विधायक मदन कौशिक को बता दें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद शहर में अब साफ तौर पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हरिद्वार पहुंचते ही बता दें भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। लोग खुश नजर आ रहे हैं। फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया है और ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच उत्साह साफ देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और आतिशबाजी कर खूब जश्न भी मनाया गया है। बता दें मदन कौशिक ने यह साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी दी है वह उसे पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उनका यह भी कहना रहा कि प्रदेश के विकास में वह अपना पूरा योगदान देंगे। साथ ही उन्होंने आगे अपनी बातों में यह भी रुख साफ किया कि आने वाले कुंभ के लिए सभी मंत्री मिलकर समन्वय से काम करेंगे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ
अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूंगा। मंत्री जी, 2027 में कुंभ का आयोजन होना है, आपको पुराना कुंभ का अनुभव भी है, तो इस बार ईश्वर करे कि आपको शहरी विकास मंत्रालय ही मिले, तो उसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुंभ होगा तो सारे मिलकर करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग काम करने। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। विकासनगर से खबर है, बता दें यहां 535 करोड़ रुपयों की पेयजल और सीवरेज परियोजना पर लगातार काम चल रहा है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने यह दावा भी किया है कि इस परियोजना में 535 रुपयों की भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस दौरान UUSDA यानी आपको बता दें उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित भी किया, जिसमें लोगों ने सीधे अपने सवाल पूछे। परियोजना एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बनाई जा रही है और आने वाले 30 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर ये पूरी तरीके से बता दें डिजाइन करी गई है। विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि निर्माण के दौरान सड़कों को पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा और लोगों की सुविधा के लिए एक तरफ आपको बता दें आवाजाही हमेशा से जारी रहेगी। स्थानीय लोगों और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान भी अधिकारियों ने जल्द करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही विकासनगर का ये माहौल मोंडल इतना प्रभावी भी रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी अब चर्चाएं हो रही हैं। बता दें परियोजना 30 साल की जरूरतों के अनुसार डिजाइन करी गई है। साथ ही विधायक ने सारी बातें साफ करी हैं। उन्होंने बोला है 535 करोड़ की योजना है जिसमें 535 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने अपना रुख साफ किया है, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था। ये दावे किए जा रहे थे कि परियोजना में गड़बड़ी है, जिसको लेकर अब विधायक अपना रुख भी साफ करते साफ तौर पर नजर आए हैं। UUSDA ने आपको बता दें जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातें रखी। परियोजना एशियाई विकास बैंक के सहयोग से ये संचालित हो रही है। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां परियोजना आने वाले 30 साल की जरूरतों के अनुसार डिजाइन करी गई, ऐसी बातें भी सामने आई हैं। पेयजल सीवरेज परियोजना को लेकर इसी को अब सियासी बयानबाजी भी तेज हुई थी। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने यह साफ तौर पर सबके सामने रख दिया है कि इस परियोजना में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के ऊपर विशेष रूप से निगरानी है। IIT से रैंडम सैंपलिंग होकर के टेस्टिंग होती है, श्री राम से होती है, CPET है भारत सरकार का डोईवाला में, उससे इसकी रैंडम सैंपलिंग करके उसकी जांच होती है। और हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के यहाँ सैंपल जाते हैं और रैंडम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के पास एक ही जा रहा है, दूसरे बार वो चेंज होकर के चला जाता है। तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ी नहीं जा रही। और जैसा आपको बताया गया कि 18+3 21 साल का 18 साल का मेंटेनेंस इसके अंदर रखा गया। और ये मैं यहाँ खड़े होकर के नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा, जो प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, सर्वोच्च फोरम है, वहां पर भी मैंने इस बात को लेकर कहा। विकासनगर के लिए गौरव की बात है कि आने वाले समय में 30 सालों में भी हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट होगी, जो बच्चे आज छोटे हैं वो अपने कैरियर के पीक पे होंगे। जो वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम है विकासनगर की 535 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 साल का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इज EMS और बेसिकली हम डिजाइन इंजीनियर है, वी आर फ्रॉम टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एंड वी आर द कंसल्टेंट्स टू UUSDA, जिनके लिए हमने ये मॉडल डिजाइन किया है वाटर सप्लाई और सीवरेज का। सॉफ्टवेयर जो हमने यूज किया है वाटर जेम्स, सीवर जेम्स, जिससे हमने सारा डिजाइन पार्ट एग्जीक्यूट किया है मॉडल में। एंड हमने इकोनॉमिकल साइजेस वर्कआउट किए हैं पाइप्स के वाटर सप्लाई एंड सीवरेज। सीवरेज में पूरा जो स्कीम है ग्रेविटी सीवर का स्कीम है, तो पूरा जो सीवेज कलेक्ट होगा वो 7 MLD STP में जाएगा। और हमने जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन किए हैं वो 30 साल
चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है देहरादून से, जहां बता दें लंबे समय से चर्चा में रहे उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिरकार अब विराम लग गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरे शामिल कर दिए। हालांकि 2027 चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में नए मंत्रियों के लिए ये चुनौती भी है कि वे प्रदेश के विकास में योगदान दें और अपने क्षेत्रों में भी काम करें। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजनीतिक हलचलें भी अब बढ़ गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बता दें गणेश गोदियाल ने चुटकी लेते हुए ये साफ तौर पर बात कही कि नए मंत्री ज्यादातर कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लंबे समय से काम कर रहे भाजपा कार्यकर्ता अब भी पीछे रह जाएंगे। इसके जवाब में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने ये साफ तौर पर अपनी रुख रखा। बता दें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि सभी मंत्री भाजपा के ही हैं और संगठन की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस को पृष्ठभूमि की चिंता छोड़ देनी चाहिए। लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर है, उसके लिए प्रयासरत है। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियां ठीक नहीं थी तभी तो भाजपा में आए हैं, और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं, जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बकाया बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मैं मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले सभी माननीय विधायकगणों को जो कि अब मंत्री हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि इस समय उन्हें ऐसे मौके पर मंत्री बनने का अवसर मिला है जब उत्तराखंड एक बहुत उम्मीद के साथ इस बात को। उत्तराखंड के देहरादून जिले के चकराता के रायगी गांव में 12 अप्रैल को बिस्सू पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व आपको बता दें फसल कटने की खुशी में हर साल मनाया जाता है। इस खास मौके पर गांव के श्री आपको बता दें सडकुलिया महाराज मंदिर में बड़ा मेला भी लगेगा। इस मेले में आसपास के गांव के साथ दूर दूर से लोग भी आएंगे। साथ ही मेले में लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को दिखाते भी हैं। यहाँ आपको बता दें ठोड़ा नृत्य के साथ हारुल, जैंता, रासो और तांदी जैसे लोक नृत्य भी होते हैं। पुरुष और महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनकर नाचते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर रहता है। बता दें गांव की समिति इस बार मेले को और बड़ा बनाने की तैयारी कर रही है ताकि नई पीढ़ी भी अपनी परंपरा को समझ सके। मान्यता है कि यह पर्व बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत देवता की पूजा से होती है। लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। पर्व मनाया जा रहा है रायगी में। रायगी में हमारे कुल देवता है शिवजी महाराज जी और हमारी देवता सबके पूरी शक्तियों उनको माना जाता है। और शिवजी महाराज जी जो है वो 4 महासु महाराज के भी बची है। 4 महासु महाराज जी ने जब जम्मू कश्मीर से भी आए थे, जब दानव मारा था, तो उस समय भी दानव के वध के लिए नदी में शिवजी महाराज को भी भेजा गया था। इसलिए महासु महाराज की शिवजी महाराज जो है गिफ्ट है कि आप देवगा के मुखिया है। और देवगा खत जो अनुसार भाव में सबसे बड़ी खत है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। तो जो ये विशु पर्व है, ये 4 महासु महाराज का ही एक पर्व है जो निर्धारित तिथि को मनाया जाता है। और विशु पर्व में मुख्य रूप से जो रहता था वो थोड़ा देखते रहता था, लेकिन आज हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हम लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया है वजीर साहब के नेतृत्व में कि हम इसे दिव्य और भव्य बनाए जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पहाड़ की संस्कृति है जो तो धीरे विलुप्त हो रही है। अगर हम सब लोग मिलकर इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं तो हमको उस जगह से शुरू करनी पड़ेगी।
क्योंकि ये धार्मिक स्थलों से, उन्हीं जगहों से, चाहे हम रायगढ़ की बात करें, चाहे हम हनोर की बात करें, और क्योंकि हनोर के बाद हमारा जो प्रसिद्ध स्थल। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां बता दें फिल्म धुरंधर 2 को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म में आपको बता दें आतिक अहमद और उसके कथित कनेक्शन को दिखाने पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच काली सेना के अध्यक्ष आपको बता दें स्वामी आनंद स्वरूप ने फिल्म का समर्थन किया है। उनका यह साफ तौर पर कहना रहा कि अगर फिल्म में सच्चाई दिखाई जा रही है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर पाता। साथ ही उन्होंने फिल्म बनवाने वालों का खूब समर्थन भी किया है और कहा है कि उन्हें बिना किसी दबाव के ऐसे ही आगे काम करते रहना चाहिए। जिसमें ये दिखा रहे हैं कि अतीक अहमद के आईएसआई से संबंध थे, तो ये बात जग जाहिर थी और बार बार कई बार उनकी जांच हो चुकी थी जब वो रहे। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे व्यक्ति, और कम से कम अतीक ही नहीं, अतीक मुख्तार ही नहीं, इस देश में जितने भी इस्लामिक लीडर हैं सब के सब आईएसआई के एजेंट हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबके पाकिस्तानी संबंध है और सब भारत के विरुद्ध काम करते हैं। अब सरकारें भी आजकल उनको सपोर्ट करती है, जैसे उनकी सुविधा वाला, अब वो वैसी है तो भले आईएसआई, हालांकि ओवैसी के ऊपर मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर ओवैसी, कई बार अब देखिए गाजा के साथ उनका संबंध हो रहा है, ये गाजा में जो हुआ खराब हुआ, तो आपको भारत की चिंता नहीं हो रही है, भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान, गाजा और दुबई, सऊदीया के मुसलमानों की चिंता होती है। तो यहाँ का जो मुसलमान है हमेशा से उसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल रहा है, और अतीक और मुख्तार तो घोषित रूप से आईएसआई के एजेंट रहे। एक वहां भी बिहार वाला भी जो एमपी है सिवान वाला, वो भी आईएसआई का एजेंट रहा है। तो धुरंधर मूवी ने कम से कम इनको उजागर किया, इसके लिए मूवी के प्रोड्यूसर को बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब मरने के बाद क्या फायदा, आप जांच करिए जो कम से कम यहाँ है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे मौसम की खबरों का, जहां उत्तराखंड के चक्राता में बता दें मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मार्च महीने में यहां बारिश और बर्फबारी देखने को मिली, जिससे मौसम फिर से ठंडा हो गया है। बता दें ठंड बढ़ने से लोग दोबारा गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। ये बारिश और बर्फबारी पानी के स्रोतों के लिए भी फायदेमंद मानी जा रही है। चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर करीब आपको बता दें 7 साल बाद मार्च में बर्फबारी हुई है। पहाड़ सफेद बर्फ से ढक गए हैं और मौसम जनवरी जैसा ठंडा महसूस हो रहा है। इस बर्फबारी से पर्यटन से जुड़े लोग काफी खुश नजर आए। उनका यह साफ कहना रहा कि अब यहाँ ज्यादा पर्यटक आ सकते हैं, जिससे होटल और लोकल कारोबार को फायदा भी होगा। चार धाम के इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे वहां के नजारे और भी खूबसूरत हो गए। चक्राता में ये 7 साल बाद बता दें बर्फबारी हुई है, जिसको लेकर अब लोग भी खुश नजर आए। ऊंची पहाड़ियां सफेद बर्फ की चादर से साफ तौर पर ढकी हुई नजर आई हैं। चार धाम वाली इलाके भी बता दें, वहां की पहाड़ियां, वहां के घर साफ तौर पर बर्फ से ढके हुए नजर आए हैं। बर्फबारी से पर्यटन को भी अब फायदा होगा, ऐसा लोगों का, मकान मालिकों का और होटल कारोबारियों का मानना है। बता दें चक्राता में मार्च महीने में ये बड़ी बर्फबारी देखने को मिली है, जहां मौसम अब ठंडा हुआ है। लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। चक्राता में 7 साल बाद मार्च में ये बर्फबारी का नजारा साफ तौर पर देखने को मिला है। अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर वहां से तस्वीरें देख सकते हैं, जहां ऊंची पहाड़ियों पर सफेद बर्फ की चादर ढक गई है। एक तरफ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अब लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार से खबर है, जहां बता दें शादी में तमंचे के साथ डांस करना एक युवक को भारी पड़ गया है। बता दें पथरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने शादी समारोह के दौरान तमंचा लहराते हुए खूब डांस किया। हैरानी की बात यह रही कि उसने खुद ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। जांच के बाद बता दें पुलिस ने लक्सर निवासी आरोपी रंजीत को अब गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
प्रशासन का यह साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई ऐसे ही आगे जारी रहेगी। तो ये युवक तमंचा लहराते हुए शादी में नजर आया, जिसके बाद इसी ने अपनी वीडियो बनाई और अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। प्रशासन भी इसके बाद अलर्ट मोड पर नजर आया है। बता दें, अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वायरल वीडियो के बाद बता दें, पुलिस तुरंत हरकत में आई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है रुड़की से, जहां विधायक से मंत्री बने बता दें प्रदीप बत्रा का जोरदार स्वागत किया गया है। जैसे ही वे आपको बता दें भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और नारों के बीच पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जताई है। पूरा इलाका बता दें जश्न के माहौल में नजर आया। इस मौके पर प्रदीप बत्रा ने पार्टी नेतृत्व का खूब धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगे। सरकार की योजनाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार भी जताया है। तो ये जोरदार स्वागत हुआ है प्रदीप बत्रा का। लोग खुशी से उनका अभिनंदन करते हुए नजर आए। बता दें रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये उनका जोरदार स्वागत किया है। फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से और नारों से पूरा शहर, पूरा इलाका गूंज उठा। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए, उनको बधाइयां देते नजर आए हैं। समर्थकों में खास तौर पर खुशी साफ देखने को मिल रही है। वहीं प्रदीप बत्रा ने भी सभी का शुक्रिया करा है, धन्यवाद कहा है। बोला है कि उन्होंने आगे अपनी जिम्मेदारी वो पूरी तरह से निभाएंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये मंत्री बनने के बाद प्रदीप बत्रा का भव्य स्वागत। बता दें ढोल नगाड़ों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। समर्थकों ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशियां जताई हैं। साथ ही प्रदीप बत्रा ने भी यह साफ तौर पर कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगे। सरकार की जो भी योजनाएं होंगी हर जरूरतमंद तक पहुंचेंगी, उनकी यही प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और आपको बता दें समर्थकों का खूब आभार भी जताया है। रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भव्य अभिनंदन जो कि मंत्री प्रदीप बत्रा का वो करते नजर आए हैं। उनके नारे लगाए गए, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया है। लोग खुश नजर आए। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, उन्हें बधाइयां दी। वहीं प्रदीप बत्रा ने भी अपना रुख साफ किया है। बता दें बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा उत्तराखंड की। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री राम जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं वह क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा। बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था कि रुड़की कुछ मिले जाएगी, वो मंत्री कब मिले, लेकिन वे उस पर मोहर लग चुके। आपने मंत्री की शपथ ले ली, कैसा लग रहा है रुड़की के लिए? बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए जब समय होता है तभी कार्य होता है और समय आया है और विकास करने का, आगे बढ़ने का। समझता हूँ कि अभी समय है काम करने का और मैं कहता हूँ उत्तराखंड के लिए काम करना है। उत्तराखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अब चेतावनी भी जारी कर दी है। बता दें मौसम वैज्ञानिक CS तोमर के अनुसार 18 से 20 मार्च के बीच राज्य के बता दें आने वाले दिनों में 21 मार्च के बाद भी बर्फबारी ऐसे ही जारी रहेगी। मध्यम बारिश भी हो सकती है। आने वाले 24 घंटे में भी ऐसे ही मौसम बना रहेगा। साथ ही आप बता दें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश होने की अब पूरी संभावनाएं हैं। वहीं देहरादून और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट भी
जारी कर दिया गया है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश या बर्फबारी हो सकती है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 3000 मीटर से ऊपर लगातार बर्फबारी होने के आसार भी हैं। साथ ही मौसम विभाग ने अब लोगों से सावधानी बरतने की ये बड़ी अपील भी कर दी है। तो बर्फबारी लगातार जारी रहने की आशंकाएं मौसम विभाग ने जता दी है। बता दें कई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है और मध्यम बारिश भी नजर आई, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अब चेतावनी जारी कर दी है। कई जगह येलो अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अगले 24 घंटे में मौसम ऐसा ही रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का अब कहना भी है। खासतौर पर पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं साफ तौर पर जताई गई हैं। लोग अब गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए वापस नजर आए। खासतौर पर पर्यटकों में खुशी भी नजर आई है। कारोबारियों का यह साफ तौर पर कहना है कि पर्यटन में इससे बढ़ावा मिलेगा। बर्फबारी के चलते लोग ज्यादा यहां पर आएंगे और उनको मुनाफा भी होगा। देखिए, जैसा पूर्वानुमान था तो ये उसी के हिसाब से ये सिस्टम जो है बिहेव किया है। 18-19 मार्च को भी इसने जो है अधिकांश स्थानों में प्रदेश में जो है बारिश दिया है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है। पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर तक बारिश रिपोर्ट हुई है। तो अगले 24 घंटे तक जो है ये सिस्टम चलने वाला है। तो उसके बाद 21 तारीख से वीक पड़ जाएगा। तो अगले 24 घंटे में हम जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लगभग अनेक स्थानों पे उत्तर प्रदेश में उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा बनेगा। उसके बाद 22 तारीख से एक और सिस्टम आ रहा है। उसकी वजह से जो है थोड़ा ऊपर के जो नॉर्थ के हमारे जनपद है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ और बागेश्वर, वहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है कहीं कहीं पे उम्मीद कर रहे हैं। बाकी जो है 21 तारीख से लेकर के बाकी ये जो सिस्टम जैसे 26 तारीख तक वीक है, उसमें हम नॉर्थ के जो हमारे जनपद 5-6 जनपद है उसमें ही हमारे को हल्की से मध्यम हल्की बारिश ही कहीं कहीं पे हमारे को देखने को मिल सकती है। इसके मद्देनजर रहते हुए हमने जो है वार्निंग भी अभी सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए रखी है, जो कोई खास तौर से जो है हमारे उत्तर के जनपद है और उसके साथ साथ देहरादून भी है और ये इन जनपदों में हमने चंपावत भी है। तो इसमें हमने जो है ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है, ये जहाँ पे भी जो है बारिश के हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल के भी चांसेस है 40 से 50 किलोमीटर की। इसके साथ रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन साफ तौर पर प्रभावित हो गया है। बता दें ठंड बढ़ गई है और लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। बारिश के कारण ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भी साफ तौर पर असर देखने को मिला है। बता दें बगरधार के पास पहाड़ से मलबा आने के कारण सड़क बंद हो गई है, जिससे यातायात भी रुक गया है। मलबा हटाने का काम जारी है और उम्मीद है कि सड़क जल्द खोल दी जाएगी। वहीं शहर में सीवर लाइन का भी काम पूरा होने के बाद भी सड़क की हालत खराब है। गड्ढे भरे नहीं गए हैं और उनमें पानी अब भर गया है, जिससे सड़क तालाब जैसी दिख रही है। इससे पैदल चलने वालों और वाहनों को भी काफी परेशानी हो रही है। साथ ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क ठीक कराने की अब ये बड़ी मांग कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है रुद्रपुर से, जहां बता दें व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बने खाने को खाने के बाद 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। जी हां, उधम सिंह नगर के जिला अस्पताल में बता दें 5 लोगों को भर्ती करा दिया गया है, जबकि बाकी 6 का इलाज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। घटना आपको बता दें रामपुरा और सुभाष कॉलोनी के परिवार के साथ हुई है। परिवार ने बता दें बृहस्पतिवार को बाजार से कुट्टू का आटा खरीदा था। रात को खाने के बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना के बाद प्रशासन में अब हड़कंप मच गया है। फूड विभाग ने कई किराने की दुकानों पर छापे भी मारे हैं और कुट्टू के आटे के सैंपल्स भी वहां से ले लिए हैं। अस्पताल में डॉक्टर एम.के. तिवारी ने साफ तौर पर बताया कि सभी मरीजों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति अब फिलहाल स्थिर है। घटना ने स्थानीय प्रशासन और लोगों को अब सतर्क कर दिया है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। बता दें जहां 5 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। कुट्टू का आटा खाने से वो बीमार हो गए हैं। तो इन लोगों में जो सिम्टम आई हमारे यहाँ जो प्रेजेंट किया कि इनको चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं और जी घबरा रहा है। तो इन लोगों की वाइटल्स वगैरह लेने के बाद
और इन लोग को एडमिट कर लिया गया है और साथ ही साथ इनकी दवाइयाँ चालू कर दी गई है। अक्सर ये देखने में आता है कि कभी-कभी जो खाद्य पदार्थ है वो पुराना हो या किसी के साथ कंटामिनेटेड हो, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग के जो सिम्पटम होते हैं। मैं फास्ट था कि नवरात्रों का पहला व्रत था। शाम को वही कुट्टू का आटा घर के लिए बना था, वही हम लोगों ने खाया घर में फैमिली में। 2 बहनें हैं, मैंने और मम्मी ने। उसके बाद रात को 1 बजे मेरी मम्मी की और सिस्टर की रात से तबीयत खराब हो गई, रात भर वोमिटिंग हुई है, चक्कर आए और लगातार वोमिटिंग हुई है। सुबह मैं उठा हूँ 7:30 बजे, जैसे ही मैं उठा हूँ मैंने ज़मीन पे पैर रखा तो मुझे भी चक्कर आना स्टार्ट हो गए और वोमिटिंग लगातार मुझे भी हुई। तो जब मैं अकेला पहले हॉस्पिटल आया तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से। बता दें आज पूरे भारत में ईद मनाई जा रही है। देहरादून के अलग अलग ईदगाहों में सुबह नमाज अदा की गई है। सुभाष नगर ईदगाह पर हजारों लोग जमा हुए और नमाज अदा की। नमाज के दौरान बता दें लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। एसएसपी ब्रह्मेंद्र डोभाल ने यह साफ कहा कि जो कोई भी हंगामा करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। ईद के इस मौके पर पूरे शहर में शांति और भाईचारे का साफ संदेश दिखा है। तो ईद पर पूरे शहर में भाईचारे और शांति का माहौल बना हुआ। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से ये रुख साफ कर दिया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी अब प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग नमाज अदा करते हुए नजर आए हैं। साथ ही देहरादून के अलग अलग ईदगाहों में सुबह नमाज अदा की गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।